चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिंगम डायग्राम। ये क्या बताता है, ध्यान से सुनना। ये बताएगा कि रिडक्शन किस एलिमेंट के साथ अच्छे से होता है। रिडक्शन किस एलिमेंट के साथ अच्छे से होगा। तो ऑक्साइड का रिडक्शन अच्छे से होता है या किसका रिडक्शन होता है, ये सारी बातें एलिंगम बताएगा। ठीक है, इसके लिए पहले एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिया C+O2, ये बनेगा CO2 गैस। ये आपका गैस आएगा, ये आपका सॉलिड आएगा। फिर आपका आएगा CO+O2 गैस, ये आपका आएगा CO2 गैस, ये आपका आएगा गैस, और यहाँ पर ये आएगा आपका C+O2 एरो, CO गैस गैस सॉलिड। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बैलेंस करें तो ये एक, ये दो है, ये भी दो है, ये एक है, बैलेंस है। यहाँ पर ये आपका CO है, ये O2 है, और ये आपका O2 है। तो 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो यहाँ 2 करो, बैलेंस हो गया। देखो आप, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। यहाँ C+O2 एरो, यहाँ 2 CO है, और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। तो अब आप देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 बैलेंस है। अब इन तीनों रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, डेल्टा एस। डेल्टा एस जब निकाली जाती है तो ये निकाली जाती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, गैसियस। रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए, गैसियस। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो गैसियस होना चाहिए। ठीक है, तो गैसियस प्रोडक्ट में देखो ऊपर वहाँ पर ये तो सॉलिड है, ये एक गैसियस, ये गैसियस, एक मोल है। तो 1 - 1 करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या है, तो 0। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या आएगा, डेल्टा एस यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ अगर आप देखो, यहाँ देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, सोचो। यहाँ देखने पर आपको दिखाई देगा कि ये आपका 2s है, ये O2 है, और ये आपका 2 है। तो गैसियस मॉलिक्यूल 2 है और रिएक्टेंट 1 है, तो यहाँ डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो ये आपके पास डेल्टा एस निकालने का एक तरीका है। वैसे आपको सर ने समझाया होगा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब ये डेल्टा एस निकालने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है, ग्राफ। और उस ग्राफ में इन तीनों रिएक्शंस को आपको अरेंज करना है। अब इस ग्राफ के अंदर आपको 3 रिएक्शनों को अरेंज करना है, ये। ठीक है, अब देखो, और ग्राफ किन किन के बीच में, डेल्टा जी और टी के बीच में। ये डेल्टा एस लिखी हुई है, डेल्टा जी बराबर -T डेल एस होता है। अगर मैं पहली वाली रिएक्शन थी जिसमें C+O2 CO2 बन रहा था, वो यहाँ पुट करता हूँ तो डेल्टा एस क्या आता है, 0। तो T से मल्टीप्लाई होगा तो T भी 0। मतलब डेल्टा जी T पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसी रिएक्शन तो मुझे यही दिख रही है, C+O2 एरो CO2, जिसमें डेल्टा जी T पर डिपेंड नहीं कर रही। दूसरी वाली रिएक्शन देखो, जिसके अंदर क्या बन रहा था, बोलो, CO2 बन रहा था, नेगेटिव है, वहाँ पुट करो, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, CO बन रहा था, सॉरी, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो गया, यानी डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा। ये वाली रिएक्शन देखो, डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ रहा है। ये रिएक्शन थी CO+O2 एरो, CO2 गैस, और यहाँ पर आपने इसको बैलेंस किया था तो 2 आया था, यहाँ 2 आया था। ये वाली रिएक्शन देखो, डेल्टा एस पॉजिटिव पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो यानी कि डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आया तो क्या होगा, देखो, C+O2 एरो CO2 2। ये रिएक्शन है आपकी तीनों यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको ये ग्राफ सिर्फ ऐसे ही बनवा लिया, एग्जामिनर ये ग्राफ भी बना के देगा। और अब ग्राफ बना के दिया हुआ भी है उसने ये ग्राफ दे दिया ऐसे, 2FeO2 एरो 2FeO। ग्राफ बना के क्या दिया उसने, 2Fe+O2 एरो 2FeO। क्या बना के दिया उसने, 2Fe+O2 एरो 2FeO। ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है -400 और -300। अब ये पूरा ग्राफ देने के बाद उसने यहाँ पर ये टेम्परेचर भी दे रखा है 710। ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, फिर से कह रहा हूँ,
आपको ग्राफ नहीं बनाना है, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। क्वेश्चन अब क्या है, ग्राफ देकर के क्वेश्चन पूछेगा कि बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या CO कैन रिड्यूस FeO? आपसे पूछ रहा है कि 710 से कम पर क्या CO FeO को रिड्यूस कर सकता है क्या? अब जब इस तरह के सवाल आए ना, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स याद आनी चाहिए, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी। जब ऐसा सवाल आए तो आपको थर्मोडायनेमिक्स याद आनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको पता है कि अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, और अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आया तो रिडक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले जिस रिएक्शन के लिए बोल रहा है वो रिएक्शन बनाओ। तो FeO, CO, Fe और CO2, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है बताओ? FeO, CO, Fe प्लस CO2। क्या बोला जल्दी बताओ? FeO प्लस CO एरो Fe प्लस CO2, इसका रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है। तो जब भी ऐसे सवाल करना हो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टेप लिखो। पहला स्टेप जो क्वेश्चन में दिया गया है उसकी रिएक्शन बनाओ। दूसरा स्टेप नोट करो, बैलेंस करो। बिना बैलेंसिंग के मत सॉल्व करना, गलत हो जाएगा। इसको बैलेंस करो, बैलेंस है, वाओ कोइंसिडेंस देखो आप, है ना? तो यहाँ बैलेंस्ड है, कोइंसिडेंस है। अब आपको सवाल दिया बिलो 710 पे ये रिड्यूस करेगा क्या? अब बिलो 710 पे रिड्यूस करेगा, इसके लिए हमें बिलो 710 पे कोई एक टेम्परेचर अज्यूम करना है। मैंने मान लो ये 710 पे ये टेम्परेचर अज्यूम कर लिया। ये पॉइंट आया, देखो इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है CO वाली लाइन को, और इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है किसको? Fe वाली लाइन को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आपको डेल्टा जी की वैल्यू अज्यूम करनी है। दी तो आपको सिर्फ यही जाएगी, अब आपको अज्यूम करनी है अपनी इच्छा से। कौन कौन सी रिएक्शंस के लिए अज्यूम करनी है? एक तो इसके लिए और एक Fe वाली के लिए। तो जो Fe वाली रिएक्शन है वो है Fe प्लस O2 एरो 2FeO, और जो दूसरी रिएक्शन देगी वो है आपका 2CO प्लस O2 एरो 2CO2। अब इसका डेल्टा जी निकालें अगर तो 300 से 400 के बीच में कहीं आ रहा है। मैंने मान लिया इसका 360, इसका कहाँ आ रहा है? अप्रोक्सीमेट 300 के जस्ट नीचे, यानी अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया 320। ठीक है, तो ये डेल्टा जी मैंने अज्यूम कर लिया। आप 310 मानोगे तो भी सही है, आप 350 मानोगे तब भी सही है। तो आप ये टेंशन मत लेना, ठीक है, वो सही है। क्लियर सबको? वो सही है। अब देखते हैं अपन ध्यान से, यहाँ पर जो डेल्टा जी निकालनी है इस रिएक्शन की वो तो 1 मोल है, और ये सब 2-2 मोल के लिए है। तो इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 2 कर दी, कितना आया? माइनस, बोलो 332 डिवाइड बाई 2 करो, 160 हो गया। इसको करो, कितना आएगा? 180 हो गया। अब ये हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ है वो आ गई हैं। अब ये वैल्यूज़ आने के बाद हमें क्या करना है? इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है तो कैसे निकालें? इनकी हेल्प से निकालना था। इनका 1 मोल कर दिया मैंने डेल्टा जी, लेकिन अब इन दोनों रिएक्शन को जब आप मिलाओगे तो ये रिएक्शन बननी चाहिए। तो आपको सर ने बताया होगा कि इस रिएक्शन को मिलाने के लिए इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि FeO इधर आ रहा है, CO तो लेफ्ट में ही है। तो ये रिएक्शन ऐसी कैसी रहेगी, बट इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। जब आप रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो डेल्टा जी क्या हो जाती है? साइन चेंज। यहाँ साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ये साइन पॉजिटिव। ये साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव होगा तो ये क्या आएगा? डेल्टा जी बराबर, यहाँ देख के बताओ, माइनस था तो इसका हो जाएगा ये 160 प्लस, और ये माइनस का माइनस ही है तो ये आ जाएगा माइनस 180। तो डेल्टा जी अभी क्या आएगी? टोटल नेगेटिव। डेल्टा जी क्या है यहाँ पे? नेगेटिव।
और अगर यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव आई है तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये निकलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड FeO को रिड्यूस कर सकता है 710 से कम पे, और उस रिएक्शन का ही डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। अरे भाई क्लियर है। अब यही बात हमने जब आयरन पढ़ रहे थे तब बोली थी। क्या बोला था हमने कि 710 से कम पे CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो 710 से कम पे CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसीलिए हमने क्या कहा था आयरन के लिए कि प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट आयरन है, सॉरी प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट आयरन के लिए CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद आया, ये प्रूव हो गया। देखो क्लियर। तो आपको फिर से मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये पूरा एक ग्राफ गिवन था, उसमें ये रिएक्शन दे रखी है, ये एरो दे रखा है, ये दे रखा है, सब दे रखा है, सब गिवन है। ये टेम्परेचर भी दे रखा है 710, गिवन है। क्वेश्चन यहाँ तक गिवन है कि बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड CO कैन रिड्यूस FeO। CO क्या कर सकता है, FeO को रिड्यूस कर सकता है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, CO FeO को रिड्यूस कर सकता है। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, CO FeO को रिड्यूस कर सकता है। तो ये CO है तो इस FeO को रिड्यूस कर देगा। क्लियर। अब CO FeO को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए सवाल दिया तो उसने रिएक्शन बना लिया अपन ने। अभी हमने रिएक्शन बना ली FeO प्लस CO एरो Fe प्लस CO2, ये रिएक्शन बन गई। आया ना। इसका डेल्टा जी निकालना था। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर नेगेटिव नहीं आया तो रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल है। अब कैसे निकालूं डेल्टा जी सर, मैं सिखाता हूँ। इस ग्राफ में आपसे कहा 710 से कम पे, तो 710 ये था। आपको कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो टेम्परेचर कम रखता हो 710 से। तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये देखो 710 से कम पे, इधर कोई भी ले लो आप ये मत सोचना सर मैं यहाँ ले लूँ, हाँ यस सर मैं यहाँ ले लूँ, हाँ कोई भी ले लूँ, ठीक है। जैसे आपने ये पॉइंट लिया तो ये लाइन यानी कि ये टेम्परेचर पर ये लाइन यहाँ कट हो रही है, इस पॉइंट पर इसका डेल्टा जी निकालना है, इस पॉइंट पर इसका डेल्टा जी निकालना है। अब डेल्टा जी कैसे निकालें, तो उसने गिवन है 400 और 300, तो आपको कुछ नहीं करना है, एज्यूम करना है 300 400 के बीच में आपने ये वाली वैल्यू एज्यूम कर ली 360, 300 से जस्ट नीचे है तो 320 आपने एज्यूम कर ली। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब यहाँ क्लियर होने के बाद आपको क्या करना था, क्या करना था कि ये सब 2 मोल के लिए है, आपको रिएक्शन में कितने मोल के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए। तो आपने क्या करा, इसको डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड बाई 2 करने के बाद आपको दिमाग में आया कि अब क्या करना चाहिए, तो अब मुझे पता लगा इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना चाहिए। तो यानी कि इन दोनों की हेल्प से ये रिएक्शन बनानी है। तो इसमें FeO लेफ्ट में आ रहा है तो इस रिएक्शन को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में रूल पढ़ा होगा आपने, जैसे ही रिएक्शन लेफ्ट में आती है साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तुरंत। अगर इसका साइन चेंज हो गया तो ये प्लस आ गया, ये साइन ऐसा का ऐसे ही रहा, माइनस आ गया, तो ये प्लस और माइनस मिला दिए तो क्या हुआ, टोटल माइनस। और अगर टोटल माइनस हुआ तो इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। ऐसा कैसे एक सवाल और है, मैं दे रहा हूँ, आप करना। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और उसमें क्वेश्चन पूछा है कि बिलो 1350 क्या L2O3 को ये मैग्नीशियम रिड्यूस कर देगा, क्या ये रिएक्शन होगी क्या? सवाल समझ में आ गया? क्या मैग्नीशियम
L2O3 को रिड्यूस कर सकता है क्या 1350 से कम पे? क्या बोला उसने, मतलब बताओ क्या? मैग्नीशियम इस L2O3 को रिड्यूस कर सकता है क्या 1350 से कम पे? चलो ट्राई करो, वैसे ही करना है। पहला स्टेप, इसकी रिएक्शन आप बनाओगे। दूसरा स्टेप, इसको आप बैलेंस करोगे। तीसरा स्टेप, 1350 से कम पर एक टेम्परेचर अज्यूम करोगे। चौथा स्टेप, फिर उस टेम्परेचर से डेल्टा जी अज्यूम करोगे। हमेशा फिक्स है ये, डेल्टा जी ही रहेगा, ये टी रहेगा, नहीं देगा तब भी अज्यूम आपको यही करना है, फिक्स है ये। दोबारा से, पहला स्टेप इसे बैलेंस, इसे लिखोगे। दूसरा स्टेप बैलेंस करोगे। तीसरा स्टेप जो टेम्परेचर दिया उससे कम पर एक टेम्परेचर अज्यूम करोगे। चौथा स्टेप उस अज्यूम टेम्परेचर के बाद यहाँ डेल्टा जी अज्यूम करोगे। पांचवा स्टेप, इन दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लिखोगे। छठा स्टेप, ये जितने मोल के लिए है उतने मोल के लिए डेल्टा जी नहीं चाहिए मुझे चाहिए इतने मोल के लिए जो यहाँ बैलेंस्ड आएगी। तो उस डेल्टा जी को इस रिएक्शन के लिए आप कन्वर्ट करोगे, यानी कि काट पीट के, जैसे हाफ करना है या कुछ और करना है। फिर उसके बाद उन दोनों रिएक्शन से इस रिएक्शन को बनाओगे। जो इधर आ रहा है उसको इधर लाओ, जो उधर जा रहा है उसको उधर जाओ, फिर डेल्टा जी निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप्स मैंने बता दिए, ट्राई करो फटाफट जल्दी। हो गया? चलिए देखो कैसे किया इसको। वही L2O3 किया प्लस मैग्नीशियम किया, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 आ गया। मैग्नीशियम भी यहाँ 3 आएगा। क्या ये बैलेंस्ड है? देखो जरा, यस बैलेंस्ड है। क्लियर? इसका डेल्टा जी निकालना है। अब इसका डेल्टा जी निकालने के लिए क्या करना है, 1350 दिया हुआ था, इससे कम पर कोई भी एक टेम्परेचर ले लिया। ये आपकी वैल्यूज आएंगी कोई, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू इसके लिए। तो रिएक्शन हमारे पास फिक्स है, 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 एरो 2/3 L2O3। यहाँ आएगा आपका 2 मैग्नीशियम प्लस O2 एरो 2 MgO। क्लियर हो गया? अब हम बात करें अगर यहाँ पे तो क्या होगा, इसके लिए डेल्टा जी एज्यूम करो मैग्नीशियम वाले के लिए, तो कहीं बीच में आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा मैग्नीशियम वाले के लिए तो 1050। यहाँ अगर हम बात करें इसकी तो क्या आ रहा है, ये 4/3 एल्यूमिनियम है, इससे जस्ट ऊपर है, ये अपन ने ले लिया मान लो 950 माइनस, तो ये माइनस 950 हुआ और ये माइनस 1050 हुआ। माइनस 950 हुआ और ये माइनस 1050 हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये आपका एल्यूमिनियम 2 मोल के लिए चाहिए डेल्टा जी, यहाँ 4/3 के लिए दे रखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो सिंपल मैथ्स लगाते हैं कि 4/3 एल्यूमिनियम है, उसके लिए कितनी वैल्यू आ रही है 950 माइनस, तो अगर एक एल्यूमिनियम होता तो कितनी आती 950/4 × 3। अब मुझे कितने मोल के लिए चाहिए 2, तो कितना आएगा ये 950 3 × 2, ये 2 से 4 कट जाएगा तो 3/2 बचा ये, यानी कि ये 3/2 आया। इसी तरह से इसके लिए बनाना पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम के लिए कितना वैल्यू आ रहा है 1050, कितना आ रहा है 1050
1050। अब देखो 1 के लिए कितना आएगा 1050/2, ठीक है। अब कितने मोल के लिए निकालना है वहां पर मैग्नीशियम, 3 के लिए, 3 मोल के लिए निकालना है तो 1050/2 इंटू 3। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये भी 3/2 ही आया, ठीक। अब फिर से वही बात आएगी, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से ये बनाना था, अब इनकी हेल्प से ये बनाना था, तो क्या करें। तो भाई मैग्नीशियम वाली रिएक्शन तो ऐसी कैसी दिख रही है भाई, एल्यूमिनियम वाली चेंज हो रही है, इधर आ रही है। एल्यूमिनियम वाली अगर इधर आ रही है तो ये जो वैल्यू दिख रही है वो नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव की नेगेटिव ही रहेगी। अब मैंने देखा ये 1050 है, ये 950 है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू हो रही है पॉजिटिव, ये वाली क्या हो रही है पॉजिटिव, और ये वाली क्या हो रही है नेगेटिव। ये वाली क्या हो रही है नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये हो रही है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, यानी कि यस रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, यस, यहाँ पर आंसर है यस, ठीक। अब आप में से कई बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, देखो मैंने क्या किया, मैं फिर बता देता हूँ। 1350 था, उससे कम पर ये पूछ रहा है ये रिडक्शन करेगा क्या इसका, तो पहले रिएक्शन में पहला स्टेप है रिएक्शन लिख दी रिडक्शन की, दूसरा स्टेप है बैलेंस कर दी, बैलेंस हो गई, तीसरा स्टेप था ये दोनों रिएक्शन जो दे रखी है वो लिख दी, चौथा स्टेप था कि 1350 पे टेम्परेचर अज्यूम करो, ये अज्यूम कर लिया, उससे यहाँ कट मार दो, ये कट मारा, ये कट मारा, यहाँ डेल्टा जी आपके जो आ रही है अज्यूम करो, 1000 और 1100 के बीच में अज्यूम कर लिया, और यहाँ एक अज्यूम कर लिया, यहाँ आ गया आपका ये 950, ठीक है, और ये अज्यूम कर लिया 1050। लेकिन प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि ये एल्यूमिनियम आ रहा है 4/3 के लिए, और मुझे चाहिए कितने के लिए 2 के लिए, तो इसका मतलब देसी तरीके बताओ 4/3 के लिए कितना है 950, एक के लिए कितना है 950/4 इंटू 3, तो 2 के लिए चाहिए तो इंटू 2। इसी तरह मैग्नीशियम के लिए 2 के लिए कितना है 1050, एक के लिए कितना होगा 1050/2, 3 के लिए कितना होगा 1050 इंटू 3/2। वो सॉल्व वो लिख दिया, वो लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने रिएक्शन देखी, और रिएक्शन के हिसाब से इन दोनों से ये रिएक्शन बनानी थी, तो हमने इसको क्या देखा यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, ये वैल्यू साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू का साइन नेगेटिव रहेगा, तो डेल्टा जी अपने आप ही क्या दिख जाएगा नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिडक्शन होगा। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि साला ये क्या कर रहे हो सर, आप इनऑर्गेनिक वाले होकर के फिजिकल पढ़ा रहे हो, तुम्हें सूट नहीं करता है, और हम बिठा दियो यहाँ पर, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा इतना कीमत है। यशु समझ में आ रहा है? उपुनिया सोच रहा है साला रिवाइज कर लेते इतना तो हम है, नो इनऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि की पॉइंट बताएंगे। इतना सारा अगर हम एग्जाम में करके आएंगे तो आपकी क्लास में हम क्यों आएंगे, है? आप तो हमें की पॉइंट बताओ, जल्दी से आंसर हो जाएगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा, बचा हुआ टाइम जो है दूसरे सब्जेक्ट को दिया जाएगा। क्लियर। की पॉइंट देखो, अब आप इतना सारा कौन करेगा, भाड़ में जाओ, इतना हट, भावेश नो। की पॉइंट सुनो, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को ओनली हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस कर सकता है। जैसे ये देखो, अब ये पॉइंट कट हो रहा है, तो इस कट होने पर ये अपने आप नीचे आ जाएगा, और ये पॉइंट देखो आप ये ऊपर चला जाएगा। तो जब इस पॉइंट से आगे वाला टेम्परेचर देंगे तो एल्यूमिनियम अपने आप नीचे हो गया, मैग्नीशियम ऊपर हो गया, तो ये एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। यानी सवाल क्या था कि अबव 1350 पे क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? यस, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आएगी। की पॉइंट नोट करो, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। दोबारा लिखो, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड को ओनली एट हाई टेम्परेचर पर ही रिड्यूस कर सकता है, जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसी पॉइंट से आगे पर वो रिड्यूस कर रहा होगा।
नोट कर लिया। फील लेते हैं इसकी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। ये जो पॉइंट है ना, इस पर डेल्टा जी ले रहे हैं। डेल्टा जी जब लेते हैं तो नीचे वाला देखो आप माइनस में ज़्यादा होता है, ऊपर वाला क्या होता है कम। तो जो नीचे वाला होगा उसका डेल्टा जी हमेशा ज़्यादा होगा, और जो ऊपर होगा उसका डेल्टा जी नेगेटिव है, कम होगा। अच्छा, अब आपने कहा ये रिड्यूस करे, तो इसका मतलब ये रिड्यूस करेगा तो रिएक्शन में ये हमेशा ऐसे आएगा और ये ऑक्साइड बना रहा होगा, और ये रिड्यूस किसको कर रहा होगा, ऑक्साइड को, यानी ये रिएक्शन हमेशा लेफ्ट इधर आएगी, यानी इसका जो डेल्टा जी होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बनेगी और इसका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव वैल्यू बनेगी। तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा ही होगी ना अगर ये नीचे है तो इसलिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसलिए की पॉइंट बन गया सीधा कि नीचे वाला जो होगा ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा, लेकिन ऊपर वाले नीचे वाले को करवाना है तो हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस करेगा जब वो इंटरसेक्ट कर रहा हो उसके आगे। क्लियर? तो की पॉइंट समझ में आया भाई? अब इसी की पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आंसर बताने, बस अभी इतना सॉल्व नहीं करेंगे आज के बाद। अब देखो वो सवाल जो था उस सवाल को वापस करते हैं जो एग्जामिनर ने हमें दिया था। ऐसा कुछ था और पूछा था कि इस टेम्परेचर से 710 से कम पे CO करेगा क्या, तो CO नीचे FE ऊपर है। आंसर क्या देना था, यस कर देंगे। दूसरा सवाल देखो, ऐसा कुछ था, फोर बाई थ्री एल्यूमिनियम प्लस O2, 2/3 एल्यूमिनियम प्लस L2O3, यहाँ था 2 मैग्नीशियम प्लस O2 और ये आपका 2 मैग्नीशियम प्लस O2 एरो 2 MgO। अब देखो क्या होगा, इस पॉइंट पर आपसे कहा गया था 1350, इस पॉइंट पर देखो ध्यान से, ये पॉइंट है 1350 से कम पर बात करो तो क्या होगा, क्या मैग्नीशियम कर देगा, हाँ नीचे वाला है तो नीचे वाला कर रहा था, यस सॉल्व करा तब भी यही आया था। क्लियर? और अगर आपसे उल्टा पूछता कि 1350 से अबव पे कौन करेगा, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कर देगा। क्लियर? तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, की पॉइंट से आंसर आ रहे हैं। चलो एक सवाल है, अब ये करके बताओ। ये सवाल दिया है, यहाँ पर ये वही डेल्टा जी है, ये टी है। सवाल इतना सिंपल है कि ये सब मेटल टू मेटल ऑक्साइड है, ये सल्फर नहीं है, मेटल है ये ग्राफ किसके दिए हमें उसने बताओ, मेटल टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये सब मेटल्स हैं। पहला सवाल क्या दिया है कि विच ऑफ द, ये यहाँ पर डेल्टा जी 0 दिया हुआ है, Which of the following metal oxide will decompose first? कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो सबसे पहले टूटेगा? चलो सोचो फटाफट। Which of the following metal oxide will decompose first? चलो बताओ फटाफट। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, जिनके भी आंसर आ गया, यहाँ डेल्टा जी 0 होता है और ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर इस ग्राफ ने इस लाइन को टच कर दिया, यानी इस पॉइंट पर डेल्टा जी 0 हो चुका है और डेल्टा जी 0 से जैसे ऊपर जाओगे आप डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आती है तो आप सबको पता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव आने पर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आती है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन जो होगी वो कहाँ आएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड।
मतलब ये टूट जाएगा, इधर आ जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा मेटल ऑक्साइड टूटेगा? SO2। सबसे पहले SO2 टूटेगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि कभी भी ग्राफ में आपको ऐसे डेल्टा जी बराबर 0 दे दे तो जो ग्राफ की लाइन सबसे पहले इस डेल्टा जी 0 की लाइन को टच करेगी वो ग्राफ में वो मेटल ऑक्साइड सबसे पहले टूटेगा। वो ग्राफ में मेटल ऑक्साइड सबसे पहले टूटेगा, वो टूट गया। दूसरा सवाल लिखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड विल रिड्यूस बाय यू एट नॉर्मल टेम्परेचर या एट इजीली। मतलब ये यू मेटल ऐसे कौन से ऑक्साइड है जिनको आसानी से रिड्यूस कर सकता है? जल्दी बताओ। आंसर आएगा इसमें दूसरे सवाल का SO2 और TO2। आसानी से रिड्यूस कौन कर सकता है? सिंपल था कि नीचे वाला मेटल आसानी से ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जिसे यू मेटल ओनली एट हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस कर सकता है? यू मेटल ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो आप देखो ओनली एट हाई टेम्परेचर पे तो नीचे वाले को कर सकते हैं, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो आंसर ये थर्ड आ गया, VO2। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। चौथा सवाल कि जब यू मेटल TO2 और SO2 को रिड्यूस कर सकता है आसानी से, तो दोनों में से भी ज़्यादा आसानी से किसे रिड्यूस कर सकता है? सोचो। और इजीली, मतलब TO2 भी और SO2 दोनों में से भी अगर पूछे तो ज़्यादा आसानी से किसे रिड्यूस कर सकता है? SO2 को, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू मैंने बोला था क्या होगी? नेगेटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। ये वैल्यू और आपका क्या होगी? गैप ज़्यादा। कॉन्सेप्ट समझना, ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस कम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा गैप ज़्यादा किस में आएगा? इसमें। जितना ज़्यादा गैप होगा ग्राफ के अंदर वो इतना इजीली रिड्यूस होगा। क्यों होगा रिड्यूस इजीली? सोचो, मान लीजिए हमने ये 400 लिया, यहाँ पर ये 300 माइनस लिया, ये 200 माइनस लिया, डेल्टा जी की वैल्यू ये 100 माइनस लिया। तो ये मेटल जब इसको रिड्यूस कर रहा होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू -300 है, -200 प्लस 200 बनेगी, तो -100 बचेगा। लेकिन यहाँ -200 बचेगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर ये U इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है आसानी से, तो ज़्यादा आसानी से किसे करेगा? जिसमें ज़्यादा गैप आएगा। क्लियर? क्योंकि उसका डेल्टा जी उतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे। क्लियर कर लेंगे? अगला देखो, क्या तक हो गया? अब एलिंगम ने जो वास्तव में ग्राफ बनाए थे वो बना रहा हूं मैं। एलिंगम डायग्राम जो असली के थे, पहला सवाल पूछेगा, लेकिन पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर डेल्टा जी 0 दिया हुआ उसने,
अब देखो देखो इधर, ये आपके एलिमेंट थे डेल्टा जी और टी के बीच में। क्लियर सबको? आया ना? बोलो जल्दी, क्या बोला मैंने? ये डेल्टा जी और ये टी, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। अब यहाँ पर एक खास बात आ रही है, वो ये आ रही है, ध्यान से सुनना, कि ये जो एलिमेंट है नहीं याद कैसे करें। तो इसका एक की पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद है? स्टार्टिंग में जब अपन ने मेटलर्जी स्टार्ट किया था तो बोला था लीके काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी इसने। ठीक है, एक बार जरा मैं लिखता हूँ, उनको देखना जरा। ये सीरीज बताई थी मैंने, और इस सीरीज के अंदर मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है ऊपर जाने पर। सीरीज में क्या बताया था मैंने कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेरे दोस्त, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपका ध्यान जहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना। जाग जाओ चैन से सोने वालों, जो बैठे बैठे साले जो देख रहे ना रिकॉर्डिंग और नींद की झपकी लेने की सोच रहे हैं, जागो। ये जो हेडफोन वाले हैं, जाग जाओ। फील लेना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एलिंगम में हमने एक लाइन बोली थी कि जो नीचे वाला होगा ऊपर वाले को रिड्यूस आसानी से करेगा। नीचे वाला जो होगा ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस करेगा। दिमाग लगाओ, इसका मतलब नीचे जो होगा एलिमेंट वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रे जो नीचे होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो नीचे वाला है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस सीरीज में जो ऊपर है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब इस सीरीज में जो ऊपर होगा वो यहाँ नीचे आएगा। उल्टा हो गया ना, नीचे आ गया। देखो अब इसका भी की पॉइंट आएगा तो उल्टा आएगा। की पॉइंट यहाँ क्या था? लीके काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी स्नेह। या तो मना कर रहा था वो, अब इसका उल्टा होगा यहाँ पे, यानी यहाँ मांगेगा। क्या मांगेगा? अब देखो, काका मांगे अलमारी, तिजोरी, कार, फ्रिज नई। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? काका मांगे अलमारी, तिजोरी, कार, फ्रिज नई। क्या बोला जल्दी बताओ? काका मांगे अलमारी, तिजोरी, कार, फ्रिज नई। ठीक है, अब जब दहेज मांगा जाता है, अब ये चूंकि नए लेटेस्ट काका ही है, वो तो पुराने काका थे जिन्होंने कहा था कौन इसने, ये लेटेस्ट काका ये कह रहे हैं किसने है। तो अब ये लेटेस्ट काका बोल रहे हैं किसने है, तो लेटेस्ट काका है तो भैया लेटेस्ट जमाना भी है। और जमाना ये है कि दहेज मांगने पर आजकल क्या हो जाता है? जेल हो जाती है, कुटाई होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो वही हुआ है यहाँ पे भी। क्या हुआ देखो, काका मांगे अलमारी, तिजोरी, कार, फ्रिज नई, इसीलिए कुटा होगा आज। इसीलिए कुटा होगा आज। काका मांगे अलमारी, तिजोरी, कार, फ्रिज नई, इसीलिए कुटा होगा आज। दोबारा बोलो, काका मांगे अलमारी, तिजोरी, कार, फ्रिज नई, इसीलिए कुटा होगा आज। क्लियर? ये एलिमेंट्स हैं आपके। इन एलिमेंट्स के अंदर ये 356 है, ये 1120 है। अब इसने कुछ ग्राफ की बात की थी, वो ग्राफ की बात हम करते हैं। पहला पॉइंट, एलिंगम डायग्राम क्या होते हैं? तो आपसे पूछा कि डेल्टा जी वर्सेस टी को ही हम क्या कहते हैं? एलिंगम डायग्राम कहते हैं। डेल्टा जी नोड वर्सेस टी जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ सारे क्या कहलाएंगे? एलिंगम डायग्राम। सेकंड पॉइंट, मेटल टू मेटल ऑक्साइड के लिए दिए थे उसने ग्राफ, मेटल टू मेटल हैलाइड के लिए दिए थे, मेटल टू मेटल सल्फाइड के लिए दिए थे। 3 के लिए उसने ग्राफ दिए थे जब उसने अपना समझाने की कोशिश की थी। बट ये जो ग्राफ बना रहे हैं हम, अबव ग्राफ ओनली फॉर बट अबव ग्राफ जो होंगे वो ओनली
फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ। अबव ग्राफ जो होंगे वो मेटल टू मेटल ऑक्साइड होंगे। ये ग्राफ सिर्फ मेटल टू मेटल ऑक्साइड है। अब अगर ये ग्राफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड है तो जरा इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये आपका सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सॉलिड। ये सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है। अब इसका डेल्टा एस निकालो। अगर ये डेल्टा एस निकालना है तो जल्दी बताओ क्या होगा। डेल्टा एस निकालेंगे तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस है, तो माइनस आएगा। और इस माइनस में अगर मैं, ध्यान से सुनना, डेल्टा एस माइनस आ रहा है क्योंकि मेटल टू मेटल ऑक्साइड ग्राफ है। अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, और ये डेल एस यहाँ पर नेगेटिव पुट करता हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा जी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यस, क्योंकि मेटल टू मेटल ऑक्साइड ग्राफ है। इन ग्राफ के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा जी बढ़ेगा, इसीलिए इनके ग्राफ की जो स्लोप है वो अपवर्ड्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट आ गया कि जितने भी होंगे वो स्लोप अपवर्ड्स होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये मेटल टू मेटल ऑक्साइड ग्राफ है। तो टी बढ़ने पर डेल्टा जी बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। दूसरा स्टेटमेंट, जितने भी ये फ्री एनर्जी चेंजेस ग्राफ हैं, डेल्टा जी वाले ग्राफ, ये सब स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं पर स्ट्रेट लाइन जो है वो मुड़ गई, जैसे यहाँ मुड़ गई, यहाँ मुड़ गई, तो ये फेज चेंज हो गया। इसका क्या हो गया, ये फेज चेंज हो गया। अगर कहीं पर ये लाइन मुड़ गई इसका मतलब ये कि फेज चेंज हो गया है। लाइन अगर कहीं मुड़ गई तो क्या मतलब निकला, जल्दी बताओ, फेज चेंज हो गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा कि भैया जितने भी डेल्टा फ्री एनर्जी चेंजेस वाले ग्राफ हैं मेटल टू मेटल ऑक्साइड, वो ग्राफ सब स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर मुड़ गई तो इसका मतलब ये निकलता है कि वहाँ पर वो मेल्ट हो गया या वेपोराइज्ड हो गया। जैसे मरकरी 356 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो गया, वेपोराइज, ऊपर चला गया। मैग्नीशियम 1120 पर वेपोराइज हो गया, ऊपर चला गया। दो स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा जी जो लाइन है उस लाइन को ये मरकरी और एच जी पहले टच कर रहे हैं। जैसे ए जी पहले टच कर रहा है, एच जी यहाँ टच कर रहा है। तो जब ये ग्राफ को ये टच कर रहे हैं यहाँ पे तो दिमाग की बत्ती जलेगी। सबसे पहले ये डिकम्पोज होंगे, ये सबसे पहले डिकम्पोज होंगे, यानी इनका जो ऑक्साइड है, क्योंकि ग्राफ तो मेटल टू मेटल ऑक्साइड है, तो जो इनका ऑक्साइड है वो जल्दी टूटेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑक्सीजन एफिनिटी के बेसिस पे सीरीज़ बनी है। और इस ऑक्सीजन एफिनिटी की सीरीज़ की बात करें तो जो ऑक्साइड होगा नेटी मेटल का वो लेस स्टेबल होगा, इजीली डिकम्पोजेबल होगा, और इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी इसीलिए ज़्यादा नहीं होती। तो जो डेल्टा जी के पास आ रहे हैं ये नेटी मेटल्स हैं, और ये नेटी मेटल्स हैं इसीलिए इनकी क्या होगी, ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी, और ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद एक ग्राफ जो है वो एक और है, ये कार्बन का ग्राफ है, उसने बनाया आपके लिए जानबूझ के। वैसे तो सारे ग्राफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड थे, कार्बन वाला ग्राफ उसने जानबूझ के बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि देखो कार्बन का जो ग्राफ है वो ये पॉइंट 710 है। अब ऐसे मत देखना यार, यहाँ पर 356 पे आ रहा है, ये लो, मतलब समझ रहे हो ना आप, ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा ऐसे, ठीक। यहाँ पर ये 356, ये आपका क्या आ गया, अब 710 के आसपास आएगा ये। तो उसने बताया कि कार्बन जो है 710 से कम टेम्परेचर पे ही अचानक से एकदम से नीचे आता है उसका ग्राफ, यानी कि ये नीचे रहता है काफ़ी सारी मेटल्स से। ये मेटल से नीचे रहेगा तो ये अपने ऊपर जितने भी मेटल टू मेटल ऑक्साइड है उनको रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। तो कार्बन बिल्कुल नीचे आ रहा है इसलिए वो आसानी से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए वो ये कहता है कि कार्बन का ही यूज़ करो आप रिडक्शन कराने के लिए मेटलर्जी में। क्यों, क्योंकि कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका नीचे आने की वजह से रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा मेटल ऑक्साइड के लिए, इसलिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मेटल्स का वो नहीं कर पा रहा था तो टेम्परेचर बढ़ाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हाई टेम्परेचर करते ही वो कार्बाइड बना लेता था।
तो कुछ के लिए फिर उसने कहा कि एल्यूमिनियम यूज़ करो, क्योंकि एल्यूमिनियम भी नीचे आता है, वो भी आसानी से रिड्यूस कर सकता है सबको। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड। एट हाई टेम्परेचर इट कैन फॉर्म कार्बाइड विद मेनी सम मेटल्स, सो एल्यूमिनियम रिडक्शन इज यूज। क्लियर हो गया? अगली बात, वो की पॉइंट तो अपने को पता ही है कि मेटल जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को ऑक्साइड को रिड्यूस आसानी से कर देगा, और ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस नहीं करेगा। अब जब उसने ग्राफ बनाया, इन ग्राफ के अंदर तो एक सवाल आया कि हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन क्या होता है बताओ? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या होता है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन फिर भी हम यूज नहीं करते। वाई? सवाल समझ रहा है? हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उसे यूज नहीं करते। वाई? तो सवाल सुनना पहला, उसका जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर होता है ऐसे। अगर वो ग्राफ ऊपर रखेगा तो अपने से जो नीचे वाले एलिमेंट है उनको तो वैसे भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो पहला रीजन हम लिखेंगे बिकॉज इसका पॉजिटिव स्लोप होता है और बहुत सारे मेटल इससे नीचे होते हैं, इसलिए ये रिड्यूस नहीं कर सकता। दूसरा बात, कई मेटल्स के साथ ये पैरेलल चलता है। अब इनके कईयों के साथ अगर इसका ग्राफ पैरेलल होगा तो वो जो नीचे वाले होंगे उनको तो रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा वो कभी भी। ठीक है? ऊपर वालों को कुछ को रिड्यूस कर पाएगा बस। तो आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रिड्यूस नहीं कर पा रहा वो बहुत सारे होते जा रहे हैं। जैसे जिनके ऊपर है वो तो कर ही नहीं पाएगा, और जिनके पैरेलल है उन पैरेलल में सिर्फ ऊपर वालों को रिड्यूस करेगा, नीचे को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है? तीसरा पॉइंट ये आएगा कि ये जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कभी कभी आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है रिडक्शन के लिए, क्योंकि किसी पॉइंट पर जाकर कट रहा होगा कोई, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन दे देगा। एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी, तो मेटलर्जी में एक्सप्लोजिव रिएक्शन अगर हो गई तो बैंड बच जाएगी सबकी। चौथा जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ये होगा कि ये हाई टेम्परेचर में हाइड्राइड बना लेता है। ये क्या करता है? हाई टेम्परेचर पर हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्राइड। क्या बना लेता है? हाइड्राइड। अगर ये हाइड्राइड बना लेगा तो इम्प्योर हो जाएगा मेटल। इस चार रीजन से हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा बोलना। क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट इट इज नॉट यूज्ड वाइडली इन मेटलर्जी प्रोसेस, एक्सप्लेन व्हाई। तो आंसर क्या है इसका? पहला कि यार इसका जो ये ग्राफ होगा ये कई सारी मेटल्स के तो ऊपर है यार। अगर ये ऊपर है तो फिर क्या होगा? कईयों को रिड्यूस नहीं कर सकता जो उसके नीचे होंगे। कुछ के साथ ये पैरेलल चल रहा होगा, तो जो पैरेलल चल रहा होगा, आप ऐसे मत सोचिए यूँ चल रहा हो, पैरेलल मतलब ये भी तो होता है, ऐसे चल रहा होगा पैरेलल, तो उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा जो इससे नीचे हैं, क्योंकि पैरेलल होने पर टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ रिडक्शन होगा ही नहीं। कुछ के साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर रिडक्शन हो सकता होगा जहाँ कट हो रहा होगा कहीं, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे एक्सप्लोजिव रिएक्शन दे देगा। अब बचे कुचे कोई मेटल अगर रिड्यूस भी हो रहे तो उनके साथ वो क्या बना रहा है? हाइड्राइड बना रहा है। तो हाइड्राइड बनेगा तो फिर इम्प्योर हो जाएगा। इन सब रीजन से हम कभी भी रिडक्शन नहीं करते हैं मेटलर्जी। ठीक है? हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं। अब सवाल पूछेगा, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ दे रखा है उसने, ये डेल्टा जी ये टी है, ये क्वेश्चन है। अब सवाल ये पूछा है मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिस पर ये कार्बन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे।
क्या बोला उसने, बताओ। मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिस पर कार्बन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे। तो आपको आंसर मैं बताता हूँ। आपको ये तो पता लगा कि सर बिलो होगा तो रिड्यूस कर देगा, अबव होगा तो हाई टेम्परेचर में रिड्यूस कर देगा, लेकिन इंटरसेक्ट पॉइंट पर होगा तो क्या होगा। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो डेल्टा जी होती है वो जीरो होती है, और अगर जीरो होती है तो वहाँ इक्विलिब्रियम होता है, और अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसको कार्बन रिड्यूस करना चाह रहा था, तो ये बनेगा मैग्नीशियम प्लस CO2, बैलेंस कर लो तो 2 2, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इक्विलिब्रियम पर हो गया, तो रिडक्शन तो हुआ ना भाई इसका, इसने इसको रिड्यूस तो किया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा, तो मिनिमम रिक्वायर्ड तो 1900 होगा जिस पर हो जाएगा, लेकिन 1900 से ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वो डायरेक्ट रिडक्शन कर देगा। तो मैंने आपको बिलो भी बता दिया, अबव भी बता दिया, इंटरसेक्ट पॉइंट पर एग्जैक्ट क्या होगा ये फील आई कि नहीं आई। तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर एग्जैक्ट क्या होगा ये सही है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो रिडक्शन हो जाता है। नोट कर लेना, सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सवाल पूछेगा आपसे कि यार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, और यहाँ टेम्परेचर दे दिया T1 और T2, ये डेल्टा जी दे दिया और T दे दिया, और आपसे पूछा T1 क्या है T2 क्या है। ऑप्शन दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट है, और ये ऑप्शन दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट है। क्या ये सही है क्या, ये सवाल पूछा उसने, ट्रू या फॉल्स का स्टेटमेंट है। तो यार मेरे को पता है कि जब स्ट्रेट लाइन चल रहा होता है और स्ट्रेट लाइन चलती है, अगर आपने कोई भी वेरिएशन आया तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कोई भी वेरिएशन आया तो वो चेंज हो जाता है, और चेंज अगर हो जाता है तो यानी कि फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा। तो यार जो पहले टेम्परेचर हो वो मेल्टिंग पॉइंट ही होगा, और उससे आगे जो जाएगा वही बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। जो पहले वाला होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, और जो बाद वाला होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के आगे अगर टेम्परेचर देते हैं अपन तो वो वेपर में आ जाती है, और कोई भी मेटल जब वेपर में आती है ना तो वो प्योर हो जाती है, और अगर उस वेपर को कंडेंस कर लूँ तो प्योरेस्ट फॉर्म प्राप्त हो सकती है उस मेटल की, क्योंकि आपने जब उसको मेटल को उड़ा दिया, वेपराइज कर लिया, तो बाकी इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है। वेपर आती है, उस वेपर को कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके आप प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के अबव। क्लियर हो गया ये। एक सवाल और मेरे मन में है कि जब रिडक्शन करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में रिडक्शन ज़्यादा ईजियर होगा या मॉल्टन फॉर्म में, सोचो। जब आप रिडक्शन करोगे तो सॉलिड वाली फॉर्म में ज़्यादा अच्छा होगा या मॉल्टन फॉर्म में अच्छा होगा, सोचो। तो आंसर है मॉल्टन फॉर्म में रिडक्शन ज़्यादा ईजियर होता है। क्यों, क्योंकि मॉल्टन में डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा ना मॉल्टन फॉर्म में, तो रिडक्शन ईजी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स लग रही है, डाउट पूछने से पहले थर्मोडायनेमिक्स सोच लेना, ठीक है। अगला, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है अगला, वो ये है कि हमने एलिंगम में एक लाइन पढ़ी कि T बढ़ेगा तो डेल्टा जी बढ़ेगा, तो इसका मतलब T घटेगा तो डेल्टा जी भी घटेगा, और अगर डेल्टा जी घटेगा तो नेगेटिव होता रहेगा, और नेगेटिव होगा तो रिडक्शन जल्दी होना चाहिए। तो सवाल ये हो रहा है कि इसका मतलब अगर मैं रिडक्शन रूम टेम्परेचर पे कराऊं तो मेरे हिसाब से रूम टेम्परेचर पे रिडक्शन कराती और जल्दी होगा रिडक्शन, तो रूम टेम्परेचर पे रिडक्शन कराऊंगा तो और जल्दी होगा। फिर रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं कराते हो? सवाल है कि मेटलर्जी में जो रिडक्शंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्यों, हाई टेम्परेचर पे क्यों कराते हो? रूम टेम्परेचर पे कराओ जल्दी होगा। तो इसका आंसर सुनो, इसका आंसर ये है कि रूम टेम्परेचर पे इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो इसलिए आपको वो टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा जहाँ पर वो रिएक्शन स्टार्ट हो। और मेटलर्जी में इसीलिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, मेटलर्जी में इसीलिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि एक्टिवेशन एनर्जी मिले और वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है।
तो ये सारा का सारा आपका एलिंगम डायग्राम है। डीपीपी आपको करनी है अब एलिंगम वाली, होमवर्क नोट करो, प्लस एनसीईआरटी से एलिंगम खोलना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल आते हैं जेईई मेन और एडवांस में, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको। होमवर्क फिर नोट कर लो, एलिंगम की डीपीपी प्लस एलिंगम एनसीईआरटी से पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।